ऐसे नजर आएगा। तो ईडीए पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द फीचर इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमने मिसिंग वैल्यूज पढ़ा कल, हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू इन योर डेटा। नाउ टुडे द फीचर एनकोडिंग। इसके अंदर हम तीन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ वन हॉट एनकोडर। द सेकंड वन इज योर लेवल एनकोडर, and third one is a ordinal encoder। के बाद हम पढ़ेंगे फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग हम करते हैं दो टाइप से, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे मीन मैक्स स्केलिंग, एंड इन द लास्ट विल सी आउटलायर। आउटलायर को आप डिटेक्ट कैसे करोगे या हाउ टू हैंडल आउटलायर। हैंडल करने के लिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक जेट स्कोर पढ़ेंगे और एक हम आईक्यूआर पढ़ेंगे। तो ये आज आपके टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, विल ट्राई कि अब सारा खत्म करते हैं सो दैट कि ईडीए कंप्लीट हो जाए आपका आज। ओके, so let's start with the first topic, that is a feature encoding। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी पार्ट इसका, देन विल इंप्लीमेंट ऑन पर्टिकुलर डेटा सेट। फीचर एनकोडिंग से मतलब क्या है? देखो आपके पास जो डेटा सेट आपको मिलेगा, जो उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरिकल कॉलम भी होंगे। बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग जो है वो आपको कैटेगरिकल कॉलम के लिए होता है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा सेट, इसके अंदर एज है, जेंडर है और सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्रीज हैं। जेंडर के अंदर मेल है, फीमेल है, अगेन मेल है, फीमेल है, मेल है। ये आपके पास डेटा है। तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, वो जो डेटा इनपुट कराते हैं वो आपका डेटा हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में इनपुट होता है, न्यूमेरिकल डेटा ओनली, बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल इज ओनली ए मैथमेटिकल मॉडल जिसको ओनली न्यूमेरिकल डेटा समझ में आता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे आप इनपुट कराओगे तो एज तो न्यूमेरिकल में है, सैलरी भी न्यूमेरिकल में है, बट जो आपका जेंडर कॉलम है दैट इज नॉट इन न्यूमेरिकल। यहाँ पे मेल फीमेल इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उसको आपको एनकोड करना पड़ता है। एनकोड का मतलब है इसको आप क्या करते हो, किसी भी करेक्टर को आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हो। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, करते किस लिए कि आप मशीन लर्निंग मॉडल को जब अपना डेटा दोगे तो मशीन लर्निंग मॉडल इज नॉट डोंट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मेल व्हाट इज फीमेल, उसको एक न्यूमेरिकल डेटा समझ में आता है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं एनकोड। एनकोड का मतलब है कि हम जहाँ पे भी, अब एनकोडिंग के बहुत सारे मेथड है। तो फर्स्ट इज योर वन हॉट एनकोडिंग। ये आपका साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल लाइब्रेरी। तो आप डायरेक्टली वहीं से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जैसे हमने कल किया था। बेसिकली हम एनकोडिंग के अंदर क्या करते हैं, आपके जो वन हॉट एनकोडर है वो कैसे वर्क करते हैं। अच्छा पहले देखो सारे मेथड को, वन हॉट एनकोडर है यहाँ पे आपका। सेकंड है आपके पास लेवल एनकोडर, और थर्ड है आपके पास ऑर्डिनल एनकोडर। ये तीनों के तीनों आपको सेकंड लेन लाइब्रेरी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो वन हॉट एनकोडर कैसे वर्क करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कैटेगरीज है डेटा के अंदर, एक आपके पास कॉलम है जेंडर करके, उसके अंदर है मेल फीमेल। अब इसके ऊपर जब वन आउट एनकोडर चलाओगे तो वो क्या करेगा, आपके डेटा सेट के अंदर दो नए इनपुट कॉलम और बना देगा, दो नए कॉलम और इंट्रोड्यूस कर देगा। वो दो नए कॉलम क्या कौन से होंगे, जो आपकी कैटेगरीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक मेल एक फीमेल है, तो यहाँ पे एक मेल की कैटेगरी बना देगा, और यहाँ पे आपके पास जिस रो के अंदर मेल होगी उसके आगे वो जीरो लिख देगा, फीमेल वाले के अंदर जीरो लिख देगा, मेल के आगे वन लिख देगा और फीमेल के आगे जीरो लिख देगा। जिस रो के अंदर फीमेल का डेटा होगा उसके आगे वन लिख देगा, बाकी उसके साथ जीरो लिख देगा मेल के आगे। तो दिस इज हाउ द वन कोड एनकोडर बना वर्क। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल वो देखो, आपके पास कलर कल के कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास रेड कलर है, ब्लू कलर की कैटेगरी है, फिर रेड है, फिर येलो, ठीक है, फिर आपके पास फिर से रेड है, ये आपके पास डेटा है। अब नाउ दीज आर द कलर्स की तीन कैटेगरी है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो रेड है, एक ब्लू है, और एक येलो है। तो ये वो थ्री कैटेगरी। इसका मतलब जब वन आउट एनकोडर इसके ऊपर चलाओगे तो आपके डेटा के साथ वो तीन नए कॉलम ऐड कर देगा। जो पहला कॉलम होगा वो आपका रेड कलर का होगा, सेकंड आपका ब्लू कलर का होगा, और थर्ड आपका येलो कलर का होगा। अब जिसके अंदर एंट्रीज होंगी वो कैसे फिल होंगी, हर रो का डेटा कैसे फिल होगा, जहाँ पे भी आपके पास जिस रो के अंदर रेड था तो उस रेड के आगे वन आ जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू के आगे वन हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे रेड है तो वन जीरो जीरो, येलो है तो येलो के आगे वन, बाकी दोनों जीरो। यहाँ पे रेड है तो वन जीरो जीरो। तो दिस इज हाउ द डेटा इज टू बी एनकोडेड। ये आपने डेटा को क्या कर दिया, एनकोड कर दिया, ठीक है। वन नोट एनकोडर काम कब नहीं करता या कब इसको यूज नहीं करना चाहिए, व्हेन नोट टू यूज, व्हेन नोट टू यूज वन हॉट एनकोडर, तब यूज नहीं करना चाहिए। ये उस कंडीशन में व्हेन द कैटेगरीज आर मच लार्जर। आपके पास एक ऐसा ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर कम से कम 100 कैटेगरीज है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास इंडिया का एक डेटा सेट है जिसके अंदर एक स्टेट नाम के कॉलम है, ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर टोटल 29 स्टेट्स हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, हर स्टेट वाइज, तो आपके पास 29 डिफरेंट स्टेट का डेटा है। हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, ठीक है, हिमाचल है। दे ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। तो अगर आपके पास 29 टोटल स्टेट्स है तो इसका मतलब जब इसके ऊपर आप वन वन आउट एनकोडर चलाओगे तो वो क्या करेगा, इसके साथ 29 नए कॉलम सेट कर देगा, ठीक है। वो स्टेट वाइज कर देगा यहाँ पे, जहाँ पे भी जिस स्टेट की बात करें वहाँ पे वन, बाकी सारे जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डेटा सेट 29 स्टेट का है तो आप 29 नए कॉलम अपने डेटा के साथ ऐड कर रहे हो। तो इससे क्या करेगा, मॉडल ओवरफिट कर जाएगा, यहाँ पे ओवरफिटिंग की दिक्कत आ सकती है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ कैटेगरीज बहुत ज्यादा होंगे तब आप वन एनकोडर नहीं चलाओगे वहाँ पे, ठीक है, फिर आप दूसरा एनकोडर यूज करोगे, राइट। सेकंड एनकोडर, सेकंड आपके पास आता है एनकोडर लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर कैसे वर्क करता है कि आपके पास जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल है, फीमेल है, फिर मेल है, फीमेल है, ये आपके पास कैटेगरीज हैं। तो लेबल एनकोडर क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर जितनी भी कैटेगरीज है उसको एक लेबल, एग्जाम्पल उसने मेल को जीरो असाइन कर दिया और जो फीमेल है उसको वन असाइन कर दिया। तो जहां जहां भी आपके पास नए कॉलम के अंदर जब ये एनकोड होगा आपका, तो आपका डेटा सेट इस तरह से बन जाएगा। तो जहाँ मेल है उसको जीरो कर देगा, फीमेल को वन कर देगा, जीरो वन। तो दिस इज हाउ द एनकोडिंग इज डन इन लेबल एनकोडिंग, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम होता है कलर करके, यहाँ पे रेड है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। अगर आप इसके ऊपर लेबल एनकोडर चलाओगे तो वो हर एक को एक कैटेगरी एक नंबर असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने इसने रेड को वन कर दिया,
येलो को 2 कर दिया और ब्लू को 3 कर दिया, तो 1 2 1 3 1, ये आपके पास एनकोडिंग टेक्निक आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से डेटा आपका एनकोड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो आपका ये वाला एनकोडिंग वाले जो फीचर आपने एनकोड किया है इसको इस तरह से ट्रीट करे कि आपने यहाँ पे वो उसको एक ऑर्डर नजर आने लग जाए कि जो रेड कलर है दैट इज ऑफ द लीस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू द ब्लू। तो हो सकता है कि आपका मॉडल बायस्ड हो जाए और जो आपके ब्लू वाला डेटा है उसको वो हायर प्रायोरिटी देने लगे, जस्ट बिकॉज कि उसको इसके अंदर एक ऑर्डर समझ में आ रहा है कि जो आपका रेड कलर है उसको आपने लीस्ट प्रायोरिटी 1 नंबर दिया है और जो ब्लू है उसको आपने 3 नंबर दिया है। तो देर इज अ चांसेस कि आपका जो मॉडल है वो बायस हो जाए टुवर्ड्स द ब्लू, क्योंकि उसको लगता है कि जो 3 नंबर है वो आपका हाईएस्ट रैंकिंग वाला नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ अ लेबल एनकोडर। तब आप क्या करते हो, आप फिर मैनुअली आप एक ऑर्डर सेट करके देते हो अगर आपके पास, क्योंकि ये जो कलर्स है इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अगर इनका कोई ऑर्डर नहीं है आपके डेटा के अंदर तो आप इसको यहाँ पे लेबल एनकोडर से एनकोड नहीं करोगे, क्योंकि फिर इस केस के अंदर हो सकता है कि आपका जो मॉडल है वो आपका रिकॉग्नाइज करने लगे कि जो आपका कलर रेड है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे एज कम्पेयर टू द ब्लू। लेकिन आपके पास कुछ डेटा ऐसा मिलेगा कैटेगोरिकल डेटा जहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लास के स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट के डेटा के ऊपर आपके पास एक कॉलम है आपके पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस करके। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में स्टूडेंट गुड है, फेयर है, एवरेज है, ठीक है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। ये आपके पास 3 4 कैटेगरी है जहाँ पे गुड, फेयर, एवरेज, वेरी गुड और एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पे फेयर की जगह एवरेज ही लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बच्चों को जज कर रहे हो तो इन नंबर्स के अंदर आपके पास ऑर्डर होता है हमेशा कि जो आपका एवरेज होता है वो लीस्ट होता है एज कम्पेयर टू द गुड, और गुड कम होता है आपका एज कम्पेयर टू द वेरी गुड, और वेरी गुड कम होता है एज कम्पेयर टू द एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर है कैटेगरी कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपके पास एक कॉलम ऐसा है जिसको आप एनकोड कर रहे हो और उसके अंदर कोई ऑर्डर है तो आप उसको ऑर्डिनल एनकोडर से एनकोड करते हो। तो जो आपका थर्ड कैटेगरी है दैट इज अ ऑर्डिनल एनकोडर। तो फिर आपको आप जो एनकोडिंग करोगे वो ऑर्डिनल एनकोडर से करोगे और आप स्पेसिफिक करोगे कि आप किसकी प्रायोरिटी को रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डिनल एनकोडर को कॉल कर लिया, scikit-learn लाइब्रेरी से आपका इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट क्लास है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है कैटेगरीज करके। आप कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफाई करते हो कि आप किस कैटेगरी वाइज अपना वैल्यू असाइन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे दोगे कैटेगरी, पहले आप दोगे एवरेज, सेकंड कैटेगरी आप दोगे गुड, थर्ड कैटेगरी दोगे वेरी गुड, और फोर्थ कैटेगरी आप दोगे एक्सीलेंट। ठीक है, तो आप ये कैटेगरी के अंदर मेंशन कर दो कि किस ऑर्डर के अंदर आपको डेटा चाहिए अपना, किस ऑर्डर के अंदर आपका जो है वो डेटा होना चाहिए एनकोडर लगने के बाद। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है स्पेसिफिकली कि जो एवरेज है वो आपका लीस्ट प्रायोरिटी है लेकिन जो एक्सीलेंट है वो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर होगा कैटेगरिकल कॉलम के अंदर तो वहाँ पे आप ऑर्डिनल एनकोडर चलाओगे। जहाँ पे आपके पास कोई कैटेगरीज नहीं है वहाँ पे आप लेबल एनकोडर, जहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं वो कम है, अगर फीचर्स कम है तो आप वन आउट एनकोडर चलाओगे। दैट्स इट फ्रॉम द एनकोडर। नेक्स्ट इज योर फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का क्या मतलब है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप डेटा को आप क्या करते हो, स्केल करते हो। स्केल करने का मतलब है कि आप डेटा को एक ही स्केल पे ले आते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉलम है एज करके और सैलरी करके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एज है 20 25 30 40, और आप इसके ऊपर सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 20,000 30,000 50,000 90,000। ठीक है, तो जब आप
आपके पास डेटा स्केल्ड नहीं होता। स्केल का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप इस नंबर को कंपेयर करो, अभी आप इसकी पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि जो एज है वो आपका बेसिकली जो स्केलिंग होती है वो दो चीजों पे होती है। एक होती है आपकी यूनिट्स के ऊपर, एक होता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। यूनिट क्या होता है, जो भी आप कॉलम है उसका जो यूनिट होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड का उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपके जो एज होगा वो ईयर वाइज आप एज कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन जो सैलरी है वो आप थाउजेंड्स के अंदर, यहाँ पे लैख के अंदर कंसिडर करते हो। तो आप यू आर जस्ट इग्नोरिंग दिस यूनिट पार्ट एंड यू आर जस्ट सी द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो अगर आप 20 को कंपेयर करो 20,000 से, तो 20 इज वेरी 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 लेस नंबर एज कम्पेयर टू 20,000 या 2 लाख सैलरी किसी की अगर है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप मॉडल को ट्रेन करोगे तो मॉडल आपका सैलरी वाले कॉलम पे बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको ये वाली एंट्री ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जांपल आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो KNN, हमने कल भी पढ़ा था। तो KNN के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ूं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है 20 और 20,000, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 25 और 30,000। तो इसके बीच का जब आप डिस्टेंस निकालते हो, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर इसके अंदर x2 क्या है, 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 30,000 माइनस 20,000 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे आपका 5 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर आएगा। तो अब देखो कि यहाँ पे जब ये वाली टर्म है आपकी, दिस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू पर्टिकुलर टर्म। इसका मतलब है कि मॉडल आपका इसके ऊपर ज्यादा बायस्ड हो जाएगा, सैलरी वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है। सो इट्स बेटर, ये क्या होता कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, एज वाली कॉलम वैल्यू को और सैलरी वाले कॉलम वैल्यू को, एक स्केल पे लेके आ पाते। फॉर एग्जाम्पल इसका जो रेंज होती है वो भी 0 से 1 के बीच में नंबर होता है, इसका भी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होता, ठीक है। तो जो दोनों को डेटा होता है वो सिमिलर होता। तो यहाँ पे जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो मॉडल के अंदर बायसनेस ना आती, मॉडल का बायस ना होता, ठीक है। सो दिस इज अ यूजफुल ऑफ स्केलिंग। ऐसा नहीं कि हर एक एल्गोरिथम आपकी स्केलिंग पे यूजफुल होती है। आप जब मशीन लर्निंग मॉडल्स पढ़ोगे तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, ये कुछ एल्गोरिथम है जो आपको, जहाँ पे आपको फीचर स्केलिंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जैसे कि आपके पास है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, ये कुछ एल्गोरिथम है जहाँ पे आपको फीचर स्केलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर आप जो एल्गोरिथम मशीन मॉडल को ट्रेन करते हो वो ट्री के बेस पे करते हो, ना कि उसके स्केलिंग के बेस पे करते हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ एल्गोरिथम है जो आपको, जहाँ पे फीचर स्केलिंग इज मैंडेटरी, आपको करनी चाहिए अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो डीप लर्निंग की जितनी एल्गोरिथम्स हैं उस पर आप फीचर स्केलिंग भी करते हो, दैट इज ऑल्सो। अगर आपके पास कोई इमेजेस का डेटा है, क्योंकि इमेजेस के जो पिक्सल होते हैं 0 to 255 की रेंज में होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे इस पिक्सल को रिड्यूस करके इसको स्केल में लेके आना होता है, ठीक है। तो स्केलिंग, फीचर स्केलिंग बेसिकली हम करते हैं कि आपका सारा जो डेटा है वो एक ही स्केल के ऊपर आ जाए। अब इसको करने के कौन कौन से मेथड है, मेथड फॉर फीचर स्केलिंग, हमने ऊपर लिखे थे। फीचर स्केलिंग हम दो तरीके से करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन तरीके से और नॉर्मलाइजेशन तरीके से। स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का देखो मतलब क्या है। फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम जो स्केलर यूज करेंगे वो हम करेंगे मीन मैक्स स्केलर। ये भी आपको एसक्यूएल लाइब्रेरी से मिल जाएगा ऑलरेडी। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने जो पूरा डेटा होता है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म से क्या मतलब है, जब भी आपका डेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो वो डेटा आपका इस तरह से, जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस कर्व के अंदर होगी। इसको हम बोलते हैं
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये स्टैट्स का पार्ट है आपका। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी आपको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी तो जस्ट यहाँ पे एक बार देख लो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं बेल बेल शेप कर्व। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो मैक्सिमम डेटा होता है आपका वो इस पर्टिकुलर पीक पे लाई करता है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डेटा मिलेगा आपका, और यहाँ पे जो सेंटर में जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो मीन होता है आपका वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। अगर आपके पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका हमेशा मीन वैल्यू 0 मिलेगी, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये जो सिंबल है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। दिस इज योर मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो अगर आपके पास डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मीन हमेशा 0 मिलेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 मिलेगी। ठीक है। और आपके पास जो कर्व बनेगा वो इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, स्केलिंग में स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर जो भी आपके पास डेटा अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है, हाई स्केल डेटा नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्डाइज करने का। हाँ, यहाँ पे एक्स आई क्या है आपका, ईच डेटा पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सैलरी का एक कॉलम था जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको स्केल करना है डेटा को यूजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे जो एक्स है ये वो क्या रिप्रेजेंट, आपका X1 है, ये आपका X2 है, ये आपका X3 है, X4, X5, ये आपका हर एक डेटा पॉइंट है। और हमने एक्स आई को क्या बोला, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे समीशन आई गोज टू 1 से लेके 5, और एक्स आई की वैल्यू 1 होगी तो ये x1 पॉइंट फेच होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो x2 फेच होगा, 3, 4, 5, जिसकी जो लिमिट है अपर लिमिट के 5। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब इसको फॉर्मूले को आप हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आप क्या करोगे, यहाँ पे हर एक अपने डेटा पॉइंट को पकड़ोगे 20,000। सबसे पहले आप फॉर्मूले में क्या निकालते हो, आपका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्डाइजेशन का, दैट इज एक्स आई माइनस म्यू, म्यू क्या आपका मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तब क्या करते हो, सबसे पहले पूरे अपने डेटा का क्या निकाल, मीन निकाल लेते हो, है ना, और पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते हो, इन दोनों वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपका मीन आया है इसका 20 है फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है। इसका जो मीन निकालोगे पूरे डेटा का और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वही वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तब आप क्या करोगे, एक्स आई मतलब अपने हर एक डेटा पॉइंट को पकड़ोगे यहाँ से 20,000 माइनस म्यू से माइनस कर दोगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि आप उससे करते हो। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका नई वैल्यू बनेगी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आप यहाँ पे सैलरी कॉलम बनाओगे जिसके अंदर आपकी जो पहली वैल्यू आई है वो यहाँ पे आई है, फॉर एग्जाम्पल 0.57 आई है। ठीक है, अगली वैल्यू ऐसे अगले के लिए करोगे, मान लो 0.8 आया, अगली वैल्यू को पकड़ोगे वो आया 0.1, 0.2, अगले को आया 1.6, 1.3। ठीक है, तो ऐसे आपके पास 5 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि स्केल के अंदर होंगी 0 से 1 के बीच में। और जब आप इस सारे का जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 0 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी हमने देखी है यहाँ पे कि जब आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की बात करते हो तो आपका जो मीन होता है वो हमेशा 0 होता है और सिग्मा 1 होता है। तो जब आप इसके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन लगाओगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म लगाओगे, तो आपके पास सारा का सारा डेटा इस फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली स्केल्ड होके वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास जो आउटकम आपके पास आई है उसका जो मीन निकालोगे वो 0 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आएगी, 1 आएगी हमेशा। ठीक है, दिस इज हाउ द स्टैंडर्डाइजेशन गोना वर्क। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करती है।
नॉर्मलाइजेशन क्या करती है आपके पास, आपके डेटा को आप नॉर्मलाइज कर देते हो और वो 0 से 1 के बीच में स्केल कर देती है। ठीक है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो मीन मैक्स स्केलर यूज करते हैं। मीन मैक्स स्केलर आपकी क्लास है जो आपके डेटा को नॉर्मलाइज कर देगी, कहाँ पे ले आएगी, 0 से 1 के बीच के रेंज में ले आएगी। इसका मतलब जब आप अपने सैलरी वाले कॉलम के ऊपर नॉर्मलाइजेशन यानी कि मीन मैक्स स्केलर चलाओगे तो आपकी जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, 0 to 1। ठीक है, तो आपके दो मेथड है, आप डेटा को स्केल कर सकते हो, ठीक है, या तो स्टैंडर्डाइज करोगे या तो उसको नॉर्मलाइज करो। ठीक है, आउटलायर सबको पता क्या होता है, दैट इज अनवांटेड वैल्यू इन डेटा सेट। आपके डेटा सेट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एक अनवांटेड है। अनवांटेड से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एज कॉलम है, ठीक है, एज कॉलम के अंदर 15 है, 16 है, 25 है, 60 है, 95 है, 200 है, 16 है, 17 है, इस तरह का आपके पास एक एज कॉलम है। तो व्हेन यू नोटिस कि आपके पास जो एज कॉलम है उसके अंदर जितनी भी एज है वो एक पर्टिकुलर रेंज में है, क्योंकि किसी बंदे की जो मैक्सिमम एज है वो 0 से लेके 150 साल तक वो जी सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे की यहाँ पे एज का डेटा में 200 फिल हुआ रखा है तो दिस इज योर आउटलायर। वो आपको एक आउटलायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो भी अगर कोई ऐसी वैल्यू आप देखते हो कि जो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज जा रही है तो वो एक आपका क्या बन जाता है, एक आउटलायर बन जाता है। ठीक है, तो ये आउटलायर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव किस सेंस में होगा कि आप अगर आपके पास एक आउटलायर है डेटा के अंदर, इस डेटा से मॉडल को ट्रेन कर देते हो तो वो इस वैल्यू को भी रीड कर लेगा। जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ के अंदर आपका मैक्सिमम डेटा यहाँ पे होगा, लेकिन एक सिर्फ ये सिंगल जो आउटलायर होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। तो जब आप लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम पढ़ते हो, जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। और वो लाइन बेस्ट फिट इसलिए होती है कि वो सारे डेटा पॉइंट से होके गुजरती है। तो ड्यू टू वैसे अगर आप बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करोगे तो इस केस के अंदर बेस्ट फिट लाइन आपकी ये बनेगी। एक्चुअल में वो लाइन इसके पास से होके गुजरी क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक आउटलायर था। ठीक है, अगर ये आउटलायर यहाँ पे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सारा डेटा यहीं पे होता, आपके पास आउटलायर है ही नहीं, तब ये जो लाइन बनती है आपकी बेस्ट फिट लाइन वो ऐसे ना बन के वो ऐसे बनती। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है ये बेसिकली आपका क्या है, यही आपके जो मॉडल की एक्यूरेसी को लॉस कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट ऑफ आउटलायर। ये आउटलायर की वजह से आपके पास जो डेटा की एक्यूरेसी वो डाउन जा रही है, बिकॉज की जो बेस्ट फिट लाइन है आपकी ये होनी चाहिए थी, ये एक्चुअल में ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से अब वो बेस्ट फिट लाइन ये बन रही है आपकी। ये जो डेविएशन है आपके लाइंस के अंदर यही आपका एक्यूरेसी को डाउन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी अगर आपके पास अनवांटेड वैल्यू है तो आपके मॉडल की एक्यूरेसी को डिक्रीज कर सकती है। पॉजिटिव किस केस के अंदर है, अभी तो देख लें। पॉजिटिव किस सेंस के अंदर है आउटलायर, क्या अगर आपके पास आउटलायर पॉजिटिव है, ये अगर आप बात कर रहे हो एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम की, या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसको आप बहुत समय से यूज कर रहे हो और आपकी जो एवरेज ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड से वो फॉर एग्जांपल आपके पास राउंड अबाउट 10,000 पर मंथ आप स्पेंड कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन सडनली आपके पास आपकी क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ट्रांजेक्शन आती है जिसके ऊपर 2 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है सिंगल डे के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदे ने आपके क्रेडिट कार्ड को स्टोल कर लिया और वो उसका मिस यूज कर रहा है। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से बंदे ने इसके साथ फ्रॉड किया है, तब आप क्या करते हो, साइबर वाली टीम को चेक करते हो। तो साइबर वाली टीम क्या करती है, आपके लास्ट पूरे ईयर का डेटा निकाल लेती है। ठीक है, वो देखेगी
कि आपके पास जनवरी के अंदर एवरेज ट्रांजेक्शन आपने 10,000 की शॉपिंग करी, फरवरी के अंदर आपने 11,000 की शॉपिंग करी, ठीक है, मार्च के अंदर आपने 8,000 की शॉपिंग करी, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई वो उसके 2 लाख की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो जब वो डेटा को एनालाइज कर रही है यहाँ पे, तो डेटा एनालिसिस से ये पता लग रहा है कि आपका एवरेज जो मंथ में आप स्पेंड कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से वो अराउंड अबाउट 10,000 रुपये का खर्चा कर रहे हो, लेकिन एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे एक बंदे ने कर रखी है जो 2 लाख की ट्रांजेक्शन है। सो ये जो 2 लाख है आपका वो एक आउटलायर है आपके डेटा के अंदर, लेकिन ये किस तरह का आउटलायर है, ये पॉजिटिव आउटलायर है, ये आपको उस बंदे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसने ये ट्रांजेक्शन की है। तो इससे आप इस बंदे को डायरेक्टली पकड़ सकते हो बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर, ठीक है। तो आउटलायर इस केस के अंदर आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगेन इट्स डिपेंड अपॉन यार कि आप कौन सा डेटा सेट यूज कर रहे हो, उस आउटलायर को आपको अपने डेटा के अंदर रखना है या नहीं रखना। तो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस के अंदर हम आउटलायर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आउटलायर होते ही हैं, आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे, हाउ टू डिटेक्ट आउटलायर। इसको दो मेथड से किया जाता है, एक तो हम जेड स्कोर निकालते हैं और दूसरा हम आई क्यू आर निकालते हैं। आई क्यू आर स्टैंड फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। आई क्यू आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1, ये आपका 75th होता है, 75th परसेंटाइल, और ये आपका 25th परसेंटाइल। आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, ठीक है। जेड स्कोर हम कैसे निकालते हैं, जैसे भी हमने ऊपर स्टैंडर्डाइज किया था, एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, सेम फॉर्मूला है आपका जेड स्कोर निकालने का। इसका मतलब हम ऊपर भी हम जब अपना स्केलिंग कर रहे थे वहां पे जेड स्कोर ही निकाल रहे थे, तो हमने यहाँ पे डेटा को ये किया था, बेसिकली ये आपका जेड स्कोर है, ठीक है। तो अब देखो ये निकालते कैसे हैं। अगेन आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा को आप उसका जेड स्कोर निकालते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि आपके पास ये कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका म्यू है वो आपके सेंटर पे लाई करता है। जो आपका ये बेसिकली कर्व होता है वो 3 डिवीजन में डिवाइड होता है, 3 रीजन के अंदर डिवाइड होता है। देखो समझो इसको, यहाँ से लेके म्यू से लेके ये वाला जो रीजन है ये आपका म्यू प्लस सिग्मा, ये आपका एक रीजन होता है। ये नेगेटिव रेंज होती है तो ये म्यू माइनस सिग्मा होता है। ये जब आप स्टैट्स डिटेल में पढ़ोगे ना तब वहां पे आपको समझ में आएगा, उसके अंदर समरी निकालते हैं किसी डेटा की। तो आपका जो मैक्सिमम डेटा होता है, जो आपके पूरे डेटा सेट का 66% डेटा आपको इसी रीजन में मिलता है। इसका मतलब है जो 66% आपका डेटा है वो आपको, उसकी जो रेंज होगी वो म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक होगी। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला जो रीजन होता है वो आपका ये रीजन होता है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर। द नेक्स्ट रीजन योर दिस वन रीजन, ये अगर आपका म्यू प्लस 1 सिग्मा है तो ये म्यू प्लस 2 सिग्मा हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे म्यू माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। तो इतना ये वाला जो डेटा है आपका, यानी ये वाला जो रीजन है, ये आपका 97% जो डेटा है आपका वो इस रीजन में लाई करता है टोटली। यानी कि जो 97% डेटा है आपको वो आपका म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा की रेंज में मिलता है। और जो थर्ड रीजन होता है आपका, दिस इज योर थर्ड रीजन, बिल्कुल जो पीक पे होता है आपका, ये वाला, ये आपका टोटल 99% डेटा होता है आपका। तो 99% डेटा आपको, ये जो वैल्यू है दिस इज योर म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड दिस योर म्यू माइनस 3 सिग्मा। इसका मतलब जो आपको 99% डेटा मिलता है वो आपको इस रेंज में मिलता है, म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके
म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये आपकी रेंज होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की। अब अगर आपके पास कोई भी डेटा इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए, फॉर एग्जांपल आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिला आपको, आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्रिकेट का डेटा सेट है जिसके अंदर प्लेयर्स की एवरेज है आपके पास, ठीक है। प्लेयर्स की एवरेज का डेटा है, ये आपके पास एवरेज कॉलम है, ये आपके पास प्लेयर्स नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ विराट कोहली है, यहाँ सचिन है, यहाँ रोहित शर्मा है, और यहाँ पे ब्रेडमैन है, ठीक है। अगर आपको ब्रेडमैन का पता होगा तो ब्रेडमैन एक ऐसा प्लेयर है जिसकी जो टेस्ट की एवरेज है वो 99.9 की रही है। जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता होगा। ब्रेडमैन इज अ प्लेयर जिसकी जो बैटिंग एवरेज रही है थ्रू आउट द टेस्ट करियर वो 99.9 रही है। विराट कोहली की जो एवरेज है 52 पे है। सचिन की जो एवरेज है वो भी 54 के आसपास है। रोहित शर्मा की 42 है, ठीक है। ब्रेडमैन एक ऐसा बंदा है इसके 99% है। तो अगर आप इस डेटा को प्लॉट करोगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं आपके पास, विराट कोहली और जो सचिन है, वो आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करते हैं। यानी कि विराट कोहली और सचिन का जो डेटा है वो 66% आपको इस रीजन में मिलेगा, क्योंकि इनके जो स्कोरिंग है वो अब 50% की है। रोहित शर्मा है या कोई और प्लेयर है, उसका जो रीजन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा आपके 97% डेटा में, ठीक है। लेकिन ब्रेडमैन एक ऐसा बंदा है जिसने सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए 99% डेटा लिया। तो ये वाला जो ब्रेडमैन वाला जो डेटा पॉइंट है वो आपकी हर एक बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कोई ऐसा डेटा पॉइंट आपकी इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर चला जाएगा, यानी कि म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू+3 सिग्मा से, वो चाहे इस साइड हो या फिर वो इस साइड हो, तो वो आपका एक आउटलायर बनेगा। यहाँ पे भी वो एक आउटलायर बनेगा। आई होप सबको समझ में आया ये। तो विच एवरी पॉइंट विच इज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, जब तक आपके पास डेटा इस रेंज के अंदर है तब आपके पास कोई भी आउटलायर नहीं है। लेकिन जैसे वो एक इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा तो वो एक आपके लिए क्या बन जाएगा, आउटलायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं कि आपने जेड स्कोर निकाला अपने पूरे डेटा सेट का, पूरे डेटा सेट का मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलम का जिसके ऊपर आपने जेड आपने, तो हर एक कॉलम की जो वैल्यू है अगर वो आपकी अंडर 3 आ रही है, यानी कि लेस देन 3 आ रही है, तब तक आपके पास नो आउटलायर। 3 का मतलब क्या है कि आपके पास म्यू+3 सिग्मा से लेके, सॉरी, म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू+3 सिग्मा तक की अगर रेंज है आपके पास, डेटा इस रेंज में आ रहा है, तब आपके पास कोई आउटलायर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू >3 हो जाएगी तो वो सारे पॉइंट आपके आउटलायर बन जाएंगे। इसका मतलब वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। ये बाउंड्री जो है आपकी, दिस इज योर बाउंड्री। इस बाउंड्री के बाहर अगर कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है या जिसकी जो जेड वैल्यू है, जो जेड स्कोर है जिसका ज्यादा आ रहा है >3, तो आप उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपके आउटलायर। दिस इज हाउ हम इसके अंदर जिस भी डेटा पे हम काम करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो विल कैलकुलेट द जेड स्कोर। और जेड स्कोर हमें पता है कैसे कैलकुलेट होता है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो एक्स आई हमारे डेटा के अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम जेड स्कोर निकाल रहे हैं। म्यू हमारा उस पर्टिकुलर कॉलम का क्या मीन वैल्यू है और जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर है। सेकंड जो मेथड होता है वो आपके पास होता है आई क्यू आर। आई क्यू आर की फुल फॉर्म मैंने बताई ऊपर, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब हमने मेटप्लॉटलिब सीबोन लाइब्रेरी की थी उसके अंदर हमने एक प्लॉट पढ़ा था, बॉक्स प्लॉट करके एक प्लॉट पढ़ा था हमने, ग्राफ पढ़ा था। वो मैंने बताया था कि वो इस तरह से दिखता है। याद है किसी को? ये जो मिडल लाइन है वो आपकी मीन है। ये जो बाउंड्रीज होती हैं आपकी, ये परसेंटाइल होती है, 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल।
ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपका Q3 है, ये आपका Q5 है। Q3 -0.5 इंटू IQR। IQR क्या है बेसिकली, ये जो आपका बीच का जो ये जो आपका एरिया है, ये आपका IQR है। IQR को हम कैसे लिखते हैं, Q5 - Q3। इसका मतलब 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, ये जो डिफरेंस आपका यही IQR है। तो ये आपके जो बाउंड्रीज होती हैं इस ग्राफ की, ये आपकी मिनिमम बाउंड्री, ये आपकी मैक्सिमम बाउंड्री है। तो इसको कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR, और ये क्या होता है आपका Q5 प्लस 1.5 इंटू IQR। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी जो डेटा पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करता है, अगर इसको आप कंपेयर करो अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जैसा ही है। ये हमने बनाया था, हमने बोला था कि आपका मैक्सिमम 60% डेटा इसके बीच में लाई करता है। तो ये सेम जो आपकी रेंज है वो आपकी ये वही वाला बॉक्स है, ये वही रेंज है जहाँ पे आपके पास 66% डेटा आपको मिलता है आपका, जिसके अंदर ये आपका मीन वैल्यू होती है। और हमने बताया था कि ये आपका इसकी बाउंड्री है, ये आपकी मिनिमम बाउंड्री है, ये आपकी मैक्सिमम बाउंड्री है। यहाँ पे वैल्यू थी म्यू माइनस 3 सिग्मा, यहाँ पे वैल्यू थी म्यू प्लस 3 सिग्मा। इसके बाद ये जो रेंज है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम, वो रेंज हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट इस बॉक्स से बाहर मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने डेटा के ऊपर एक बॉक्स प्लॉट चलाया और आपके पास ये इस तरह से आपको पॉइंट नजर आए, ठीक है, तो बियॉन्ड दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिस ऑल आर आउटलायर्स। ये आपके आउटलायर्स हैं, ये आपके आउटलायर। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से क्या मतलब है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 25 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल। अगर आपके पास एक डेटा है 5 3 1 6 7 2, तो परसेंटाइल निकालते हो आप क्या करते हो, सबसे पहले डेटा को क्या करते हो, सॉर्ट करते हो। सॉर्ट द डेटा, जो हमने डेटा को सॉर्ट किया, यू विल गेट 1 2 3 5 6 7। तो जब अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ते हो, इस पर्टिकुलर नंबर को पकड़ते हो, दिस इज अ 0 परसेंटाइल। 0 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि इस नंबर से पीछे कोई भी नंबर नहीं है। समझ में आ गई है? अगर आप इस नंबर को पकड़ते हो, 2 को पकड़ते हो, तो 2 इज योर 10 परसेंटाइल। 10 परसेंटाइल का मतलब है कि पूरे डेटा का, पूरे कंप्लीट डेटा का जो 10% डेटा है, सिर्फ उतनी ही नंबर इससे पीछे है। यानी इसका मतलब 2 से पीछे एक नंबर, 1 नंबर है। तो दिस इज योर 10 परसेंटाइल। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को पकड़ूं यहाँ पे, तो व्हेन यू दिस पिक नंबर, तो ये 3 क्या है आपका 20 परसेंटाइल है। 20 परसेंटाइल का मतलब है कि 20% पूरे डेटा के जो नंबर है वो 3 से पीछे हैं। इसका मतलब 1 और 2 है जो इससे पीछे हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करता हूँ, तो ये आपका क्या है, 50 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि 50 पूरे डेटा के अंदर जो 50% डेटा है वो 6 से पीछे है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ परसेंटाइल। तो हम IQR जब निकालते हैं, तो IQR में हम 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल निकालते हैं। ठीक है, तो IQR का फॉर्मूला 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, ये जो डिफरेंस होता है यही आपका IQR है। और जब आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो, वो कैसे निकालते हो, Q1 माइनस कितना था, Q3 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय IQR। और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। तो बेसिकली जब आप IQR के साथ काम करोगे आउटलायर डिटेक्शन के अंदर, तो हमें ये चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये तीनों चीजों का रिकॉर्ड आ जाएगा, देन विल सी कि आपके पास आउटलायर है या नहीं है।
तो हम अपनी हर एक डेटा की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एज कॉलम है, इसमें हम हर एक डेटा पॉइंट को पकड़ेंगे और अपने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई आपकी 5 और आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई यहाँ पे 100। ठीक है, तो आपके पास एक रेंज बनेगी, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो आप यहाँ से एक डेटा पॉइंट को पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदे ने एज लिखी है 197, तो आप कंपेयर करोगे इसको 5 से भी और 197 से भी। तो अगर ये जो रेंज है आपकी 197 बड़ी हुई किससे, आपकी मैक्सिमम वैल्यू से, इफ 197 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 100। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप डिक्लेयर कर दोगे कि ये पॉइंट आपका क्या है, आउटलायर है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर डिटेक्टिंग द आउटलायर। तो एक डमी डेटा बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, जिसके अंदर नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे उसकी सैलरी प्रिडिक्ट की हुई है। ठीक है, अभी देखो सैलरी यहाँ पे आपकी क्या है, थाउजेंड्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम है जिसके अंदर सैलरी लाख के अंदर है, तो ये आपका एक आउटलायर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये एक आउटलायर है या नहीं है, बट यहाँ पे देख के पता लग रहा है दिस इज अनवांटेड वैल्यू इन योर डेटा सेट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपके पास एक जेंडर का कॉलम है, जेंडर के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज हैं, फीमेल एंड मेल है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी कैटेगोरिकल डेटा, एचआर डिपार्टमेंट आईटी और फाइनेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इसको करेंगे, एनकोड करेंगे डेटा को। ठीक है, एनकोडिंग परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट I'll just upload this data on my notebook with name with encode. So I'll take a new notebook. सबसे पहले आप अपना डेटा सेट को अपलोड करने के लिए विल यूज द pandas लाइब्रेरी। तो import pandas as pd. Now we'll upload the data set pd dot read underscore excel फाइल के अंदर डेटा है, so I'll take it excel। पहले मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। अपलोड encode, yes ये आ गया। So I'll use this file, save in, manual C। तो दिस आर डेटा। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले करेंगे फीचर एनकोडिंग। फीचर एनकोडिंग के तीन मेथड हमने पढ़े। फर्स्ट इज वन हॉट एनकोडिंग, सेकंड इज लेबल एनकोडिंग, थर्ड इज ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है, सो फर्स्ट विल सी वन हॉट एनकोडिंग।
तो ये आपका वन आउट एनकोडर आपका जो क्लास है वो आपको scikit-learn लाइब्रेरी में मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वन आउट एनकोडर को। वन आउट, तो जो जो हम यूज करते जाएंगे उसको हम एनकोड को यूज करते जाएंगे। प्री प्रोसेसिंग स्पेलिंग PREPROCESSING। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको चलाएंगे किसके ऊपर, ओके जेंडर वाले कॉलम पे चला रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इनकोड के नाम से। उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, इस क्लास को वन। ठीक है, नाउ अब हम जो इसको ट्रेन करेंगे, कल हमने पढ़ा था फंक्शन फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर फंक्शन, याद होगा। फिट जो मेथड है वो क्या करता है, आपको डेटा को कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है वो बताता है, और ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है विल कॉल इट विद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने इसका, और ये चलाना किसके ऊपर है, ना विल गिव द कॉलम नेम। जेंडर में जी बड़ा, GND एरो, ठीक है। एंड फाइनली विल गेट द आंसर इन DF में। यस, तो इसने रिटर्न किया वो एक आपको स्पार्स मैट्रिक्स रिटर्न किया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लें एरे के अंदर। तो एरे फंक्शन, यस है यहाँ पे 10 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1। ये एनकोडिंग समझ में आ रही है क्या है। देखो यहाँ पे जो आपका डेटा था वो क्या था, आपके पास दो कैटेगरी थी, फीमेल थी और मेल थी। तो उसने क्या किया, आपके डेटा सेट के अंदर दो नए कॉलम ऐड कर दिए, किसके नाम से, एक फीमेल के नाम से और एक मेल के नाम से। तो जो दोनों एक नए कॉलम बने, अगर पहला कॉलम फीमेल बना दूसरा मेल बना, तो जो पहली एंट्री थी देखो यहाँ पे फीमेल की थी। मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ कट करके, एक बार तो यहाँ ले जाते हैं हम, क्लिक कर लेते हैं। समझ में आया को हुआ क्या ये। एक मिनट, देखो इसको, आपके पास ये डेटा सेट है जिसके ऊपर हमने एक जेंडर कॉलम के ऊपर अप्लाई किया। जेंडर के अंदर है फीमेल, मेल, 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 फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, इसके ऊपर हमने वन आउट एनकोडर चलाया है, तो इसने क्या किया, आपके पास दो नए कॉलम बना दिए, फीमेल और मेल के नाम से। अब इसके अंदर जो डेटा फिल किया है, जहां जहां पे भी आप जिस रो के अंदर फीमेल था वहां वन डाल दिया, इसके अंदर जीरो डाल दिया, जहां मेल था उसमें वन कर दिया जीरो, इसके अंदर 1 0 1 0 1 0 और 1 0, दिस इज 1 0। ठीक है, यही आपको जो एरे है उसने रिटर्न किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ देखोगे तो सेम एरे 1 0, दिस इज 1 0, 0 1 0 1 0 1, अगेन 1 0 0 1 एंड 1 0। तो DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर आप क्या पास करते हो, DF न्यू का डेटा,
कॉमा डॉट कॉलम। So we have to be strict the column name. Df underscore dot. There was a function get underscore name feature. ओके, सो जो आपने नए फीचर्स बनाए हैं यहाँ पे, उसके नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज द गेट फीचर नेम आउट फंक्शन। तो आपने जो ये दो नए फीचर्स बनाए हैं यहाँ पे, दो नए कॉलम बनाए थे, तो जो फर्स्ट कॉलम का नाम है दैट इज जेंडर फीमेल, और जेंडर मेल के नाम से इसने दो नए कॉलम बना दिए हैं। ठीक है, अब इन कॉलम को आपको अपने डेटा सेट के साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। तो नाउ हियर यू विल राइट pt डॉट डेटा फ्रेम कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू। यस, so these are your new column that you have created by using this particular function, particular class that is a one word encoding class। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, गेट फीचर नेम आउट एक फंक्शन है आपका। ठीक है, जो आपने फीचर यहाँ पे बनाए हैं, जो नए कॉलम्स बनाए हैं, उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो ये आप यहाँ पे ये फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, तो उससे आपको दोनों फीचर्स मिल जाते हैं कि जितने फीचर आपके साथ ऐड हुए हैं यहाँ पे, एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, सो इट इज क्रिएटेड लाइक दिस के अंदर। सो इट इज रिटर्निंग एन एरे, जिसमें उसने उसका एनकोड कर दिया। जहाँ पे भी आपके पास फीमेल था उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया, ये जो फीमेल था उसको जीरो से किया, और जो मेल था उसको अपने उसने आपको वन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्लियर, आप इसको करा लो। आई होप क्लियर है सबको, लेवल एंड ऑर्डर। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली अपने एसक्यूएल लाइब्रेरी से क्लास को कॉल करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट के पास फिर ट्रांसफॉर्म लगा देना है। उसके बाद जिस भी कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कॉलम नेम आपको यहाँ मेंशन करना है। जस्ट ओनली डू दिस थिंग इन ईच एंड एवरी एनकोडिंग। जो जो आप एनकोडर यूज करें सब में आपको ये यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल एनकोडर। ऑर्डिनल एनकोडर के अंदर हम सब कुछ वही करेंगे, इसको भी पहले हम एसक्यूएल लाइब्रेरी से कॉल कर लेते हैं।
इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑर्डर के नाम से इसके ऊपर भी हम क्या चला देंगे, फिट ट्रांसफॉर्म चला देंगे। तो ठीक है, इसके अंदर आपको ऑर्डिनल एनकोडर के अंदर आपके पास एक पैरामीटर होता है कैटेगरीज करके, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आप अपना डेटा को देना चाह रहे हो। तो देर इज एन एट्रीब्यूट कॉन्ट टू बी अ कैटेगरीज, CATEGO। तो आप कैटेगरीज बता देते हो कि किस कैटेगरी में आपको आंसर चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम अप्लाई करेंगे, जेंडर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज जेंडर हैज नो ऑर्डर, जेंडर को कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, हम डिपार्टमेंट पर लगा के देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज आप कैटेगरी जो आपकी ऑर्डर है वो कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि HR जो है वो सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बाद IT डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को है। अगर आपको इस तरह की रैंकिंग करनी है, ठीक है, आप HR को सबसे लोएस्ट ग्रेड में रखना चाह रहे हो, और आपको जो IT है वो सेकंड नंबर, वो फाइनेंस थर्ड नंबर पे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर मेंशन कर दोगे, ये जो आपका HR है उसका लोएस्ट नंबर होगा, कॉमा, सेकंड डिपार्टमेंट आपका है IT फाइनेंस, और जो थर्ड है आपका फाइनेंस, दैट इज ऑफ हाईएस्ट। ठीक है, बस आपको यहाँ पे कैटेगरी करके एक कॉलम मेंशन करना होता है, उसके बाद आपका जो डेटा है वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एंड यू विल सेव हियर द BF अंडरस्कोर ऑर्डर। यस, जो यहाँ पे कैटेगरी कॉलम था दैट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे, क्योंकि कैटेगरी के अंदर आप अगर आप यहाँ पे सिंगल देते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिंगल देते तो आपको यहाँ पे सिंगल HR ऐसे लिख देते हैं आप। ठीक है, बट अगर आप मल्टीपल एंट्रीज करा रहे हो इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको जो मल्टीपल एंट्री हम यहाँ पे कराते हो तो आप लिस्ट के फॉर्म में कराते हो, तो यहाँ पे एक लिस्ट देनी पड़ेगी टू कंटेन द मल्टीपल एंट्रीज, है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया उसने, डबल लिस्ट मांगी। देखो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, जो आपका HR डिपार्टमेंट था आपने उसको कैटेगरीज में बोला कि उसको लोएस्ट ऑर्डर में लगाना, तो ये इसका 0th रैंक दिया, इसको 1th रैंक दिया, इसका 2 रैंक दिया। इसका मतलब इसको उसने पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दिया, जहाँ जहाँ HR है उसको उसने 0 रैंक असाइन कर दिया, जहाँ IT डिपार्टमेंट है उसको उसने 1 रैंक असाइन कर दिया, जहाँ फाइनेंस है उसको 2 रैंक असाइन कर दिया यहाँ पे। ये ऑर्डर वही है जिस ऑर्डर में आपने यहाँ भेजा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप बोलते कि IT को मेरे को पहले रखना है और HR को बाद में रखना है, तो उसका ऑर्डर वो चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे IT आपका 1 पे आ गया और HR आपका 0 पे आ गया। ठीक है, तो यू कैन चेंज द ऑर्डर बाय योर ऑन कन्वीनियंस, जिसको आप जिसको जो प्रायोरिटी देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कैटेगरी को ज़्यादा जस्टिफाई करना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनकोडिंग टेक्निक।